हम लोगों ने इसके पहले 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट फिर हम लोग आगे करेंगे और अब कुछ और शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी, ट्रांजैक्शन का मनी में मेजरमेंट करना, यही ना। एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इनटू टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट कैसे होते हैं और कैसे हम लोग उसको समझते हैं और फिर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग तो पढ़ा होगा ना। रिकॉर्डिंग मतलब जनरल एंट्री स्कूल में क्या पढ़ाया गया, रूल पढ़ाया गया होगा। रूल क्या पढ़ाया गया है, याद है, बताइए। मनी नहीं, रूल है। पर्सनल अकाउंट करके पढ़ाया, रियल और नॉमिनल। और कोई रूल पढ़ाया है कि नहीं, मतलब रूल याद है कि नहीं याद है। अच्छा ठीक है, तो जब वो पढ़ाए होंगे तो पढ़ने की फुर्सत कहाँ मिली होगी। ठीक है, मैंने जो रूल पढ़ाया था याद है, एंट्री का कुछ बना करके लिखा था मैंने, ऐसे कुछ लिखा था, याद होगा। असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ये जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और प्रॉफिट। इस पर हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया था, समझ लिया था। समझा था कि नहीं समझा था, ये होते क्या हैं ये समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग आज ट्रांजैक्शन की शुरुआत करते हैं। कैसे ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग अकाउंटिंग वास्तव में सीख किसके लिए रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है वो ये है, जब आप किसी की अकाउंटिंग शुरू करते हो, किसी का मतलब ये है कि किसी बिजनेस की अकाउंटिंग शुरू करते हो। मैंने कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया था, जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, उसके पीछे एक लॉजिक था कि वहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप अपने को अकाउंटेंट समझिए और आप क्या सोचेंगे कि मैं इस बिज़नेस में खड़ा हूँ। बात समझ में आ रही है, मतलब मैं बिजनेस की तरफ से जो भी हमारा एग्रीमेंट है, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन समझने हैं, उसको बिजनेस की तरफ से समझेंगे। अब तो सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए क्या होता है, एकदम प्रैक्टिकल समझना है। ये नहीं, अकाउंटिंग दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर समझ लिया जाए तो, और नहीं समझा जाए तो मैडम पढ़ा देती हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 उसके वो गोल्डन रूल है। और इसके बाद फिर मैंने देखा सीए फाइनल तक बच्चों को ढंग से बहुत से लोगों को ढंग से जर्नल एंट्री करनी नहीं आती। जर्नल एंट्री तो छोड़ो, लेजर पोस्टिंग का चैप्टर 10 मिनट का है, उससे अधिक नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी मैडम ने पढ़ाया हुआ है। क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला मैं ये बता रहा हूँ मैडम ने पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इन बातों को ध्यान रखना है। जब ये पढ़ेंगी तो पता चलेगा कि अच्छा डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या था, भूल जाता है। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, नॉट क्लियर, कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम लोग समझते हैं, कोई भी जब हम व्यवसाय, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, उसमें पैसा लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका मालिक कोई होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹90,000। ठीक, श्री गणेश ने क्या किया है, 90,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बात समझ में आ रही है। अब मैं किधर खड़ा होकर सोच रहा हूँ, गणेश की तरफ ना। हाँ,
बहुत सही, गलत जवाब। मैं गणेश की जगह पे नहीं खड़ा हूँ, मैं व्यवसाय में खड़ा हूँ, बिजनेस में खड़ा हूँ। मतलब मैं यहाँ बिजनेस में खड़ा हूँ, गणेश इधर से आ रहे हैं और पैसा यहाँ डाल रहे हैं, ध्यान से समझना है। तो मैं गणेश की अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे तो हमको क्या समझना है, बिजनेस में क्या आया, क्या गया या क्या कुछ हुआ। मुझे ये नहीं समझना है कि गणेश ने क्या किया है। मुझे बिजनेस की, जब मैं बिजनेस की तरफ से खड़ा होकर तब मैं सोचूंगा गणेश ने क्या किया है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस, थोड़ा और जगह यहाँ बना लेता हूँ मैं, विद ₹90,000। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, ये 4-5 टॉपिक मैं आज कराऊँगा, फिर कल कराऊँगा। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि लोग बहुत बात तक को समझ नहीं पाते। उसका कारण ये नहीं, कारण ये है को रट लेते हैं और रट करके फिर एंट्री में जूझते रहते हैं और अब ढेर सारी एंट्रियाँ करते हैं, याद हो जाता है। और उनको तो गलत फहमी है कि मुझे समझ में आ गया, समझ में नहीं आ गया होता है, याद हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है एक इक्वेशन बनती, उस दिन हम लोगों ने एक दिन डिस्कस भी किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। वहाँ पर एक इक्वेशन बनती है और उसका मैंने लॉजिक भी बताया था, फिर से रिकॉल करना पीछे जा कर के, कि जो एसेट होती है उसमें कुछ मालिक का पोर्शन होता है, मतलब कुछ मालिक ने, जितना मालिक का कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल, और जितना उधार लेता है बिजनेस अदर लोगों से दैट इज़ कॉल्ड प्योर लायबिलिटी। ठीक है, अभी हम इन सभी टर्म्स में, मैं थ्योरी में बहुत अधिक क्यों नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं थ्योरी अगर ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो कन्फ्यूजन होगा, सिर्फ रट लोगे, समझना चाहिए। अभी मैं पूछूं प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, आपकी बुक में मैं अभी देख रहा था लिखा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ अ प्रूडेंस प्रिंसिपल, नहीं बता सकती। मैडम से पूछ लेना, वो भी नहीं बता पाएंगी। गारंटी है अगर प्रूडेंस वो बता दें, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, पूछ के आइएगा। चैलेंज है, खुला चैलेंज है मेरा, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा, जिसको है चैलेंज ले लेना। ठीक है, प्रूडेंस प्रिंसिपल इतना आसान नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट लोग पता ही नहीं पाते, कि लगता कहाँ रट लिए हैं, याद कर लिया उन्होंने। हाँ, नंबर तो मिल जाता है बोर्ड के द्वारा, नंबर भाई हम लिख के आए, वही डिफिनीसन जो बुक्स में लिखी है तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमें दिक्कत कब आती है, जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, उसने क्वेश्चन दिया और लिखा कि ये क्वेश्चन गलत है, किस कारण से, अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अरे अब हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ, लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी पहले। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ, सोचना है आपको, सोचना है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब शुरुआत में स्पीड धीरे होती है तो बाद में तेज़ होती है, और शुरुआत में तेज़ होती है तो कभी तेज़ बनी नहीं पाती है। श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस, गणेश ने व्यवसाय शुरू किया कितने रुपए से, 90,000 से। तो 90,000 बिजनेस में क्या आया बताना, आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा। क्रेडिट, ये क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल क्या है, बिजनेस में क्या आया है ये बताइए। कैश आया है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया, बिजनेस में कैश आया। 90,000 रुपया ले जाके उसने बिजनेस में रख दिया है, चाहे उसने बैंक अकाउंट में जमा किया होगा चाहे कैश में जमा, तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कैश में आया है। बात समझ में आ रही? तो गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹90,000 मीन्स बिजनेस में क्या आया, कैश आया है। अरे एसेट बढ़ी ना, कैश क्या है, कैश एसेट की कैटेगरी में आती है, हम लोगों ने पढ़ा। देखिए यहीं से समझना, हमने डिफिनीसन तो लिखा दिया था, मैं पूछूं तो बता नहीं पाओगे अभी, क्यों, वहाँ तो डिफिनीसन थी। डिफिनीसन को समझना ज़रूरी है। मैं सबसे स्लो जर्नल एंट्री पढ़ाता हूँ, और इसके बाद कोई भी चैप्टर ले लेना तो मुझसे तेज़ मैडम नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जनरल एंट्री हमसे तेज़ पढ़ाएंगी, गारंटी है, वो बहुत तेज़ पढ़ाएंगी। और शायद अकाउंटिंग क्वेश्चन और जनरल एंट्री ख़त्म भी करने के कगार पे हों, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, कैश आया। मैं नाम अब लिख रहा हूँ, जब मैं पढ़ूँगा तब नाम लिख लूँगा। तो कैश आया, कितना आया है, कैश 90,000 आया है। मैंने कहा था डुअल एस्पेक्ट होता है, मैंने कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा था, ध्यान देना। मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पूरा कराऊंगा,
सारे कॉन्सेप्ट एक बार समराइज करके मैं लिखाऊंगा, लेकिन पहली हमारी जिम्मेदारी, चूँकि ये क्लास सिर्फ 11th के लिए नहीं, CA फाउंडेशन के लिए ही है ये, और यही नहीं है, किसी भी लेवल की अकाउंटिंग के लिए शुरुआत में ज़रूरी होती है, तभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो शुरू में मेहनत कर लीजिए, बाद में आप हर चैप्टर में सबसे आगे चलेंगे, लेकिन अभी तो भाई पीछे रहेंगे ही। देखिए दौड़ होता है ना, तो पहले जो दौड़ वाला होता है पहले स्लो स्पीड में दौड़ता है, ऐसा होता है ना, धीरे धीरे कवर अप करता है, और जो शुरू में तेज़ दौड़ता है वो धीरे धीरे पिछड़ जाता है, आप पर डिपेंड करता। तो केस ये है। अब ये केस एक एस्पेक्ट तो ये है, केस आया, ध्यान देना है, इसी 7 में से ये 7 चीज़ें हैं, 7 अजूबे हैं दुनिया में, यही 7 चीज़ें हैं, और इसी 7 से पूरी अकाउंटिंग गवर्न होती है। बात समझ में आ रही है? केस 90,000 डुअल, दूसरा एस्पेक्ट ढूंढना है ना, डुअल एस्पेक्ट हमने पढ़ा था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैडम ने बताया था क्या इस तरीके से एस्पेक्ट दूसरा ढूंढ रहे हैं? बताइए ना, बताई हो तो मुझे भी बता दो। तो ये पैसा आया कैसे? अब ये आया ना, कारण पता करते हैं। मालिक ने लगाया, मतलब क्या होता, मालिक का कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? कैपिटल। हमने कैपिटल की डिफिनीशन पढ़ी थी, याद हो जाएगा सब कुछ, रटना नहीं है। कैपिटल की डिफिनीशन क्या थी, या ऐसे मैं कहूँ, अब पहले मैं कैपिटल नहीं जाता हूँ, ओनर का कंट्रीब्यूशन है। मैंने यहाँ पर ओनर कंट्रीब्यूशन को कहाँ रखा था? कैपिटल में। तो 90,000। इस केस में जो पूरा हाथ है वो किसका है? ओनर का है। यहाँ पर असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हुई ना। अरे यहाँ 0 है, अभी तो 0 है। आगे बढ़ते हैं, केस आया, अब कुछ और काम होता है। अब मान लो सेल और परचेज वाला बिजनेस है, तो क्या करेगा? पहले सेल कर देगा, बहुत सही। अरे सेल कैसे करेगा? पहले खरीदेगा, वो पहले कोई चीज़ खरीदेगा ना, ध्यान से समझिएगा, पहले कोई चीज़ खरीदेगा। चलिए खरीदते हैं। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 20,000 एंड पेड कैश। क्या किया उसने? 90,000 रुपये का गुड्स खरीदा। गुड्स क्या है? मेरी असेट है, एक सामान मेरे पास आ रहा। क्या जी? 20,000। अच्छा 20,000 का, ठीक है। वैल्यू नहीं माने रखती, कॉन्सेप्ट माने रखता है। तो यहाँ पर ये गुड्स आया, कितने का आ रहा है? ये पहली लाइन थी, अब दूसरी जुड़ रही है। दूसरी लाइन का क्या इम्पैक्ट है? गुड्स कितने का आया? 20,000 का। इस गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं, चूँकि ये हमारे पास स्टॉक के रूप में रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? कैश। अब अच्छा अभी तो दूसरी लाइन पे है। अब क्या होगा? 20,000 का गुड्स आया और कैश देखो कह रहा, और पेड कैश, कैश दे दिया। सोचो एकदम, अकाउंटिंग नहीं जाना है। आपके पास 90,000 रुपये थे, आपने जा कर के क्या किया? 20,000 का गुड्स खरीद लिया, तो और उसको रुपया दे दिया, तो रुपया कितना बचेगा? रुपये में से क्या करोगे तुम? इसमें से तुमने 20,000 रुपये माइनस कर दिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो, तुम्हारी असेट इंक्रीज़ हुई थी तो एक कैपिटल इंक्रीज़ हुई थी। यहाँ तुम्हारी एक असेट इंक्रीज़ हुई, दूसरी असेट डिक्रीज़ कर गई। तभी तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए ना। अब मैं इसको देखता हूँ कितना बचा। इसका रिज़ल्ट है, यहाँ पर आ रहा है 70,000 प्लस 20,000, और अभी ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मालिक का ही है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अब जो लिख रहे हैं हम, बहुत कन्फ्यूज़न देता है लोगों को। और अभी समझ लो, अभी जब समझोगे तब कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर पहले से सवाल किया है तो अभी पता चलेगा। मैंने कहा परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 10,000। क्या करूं?
एक बात तो क्लियर है कि गुड्स आया हमारे पास में कितने का, 10,000 का, तो स्टॉक बढ़ गया। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या होगा, क्यों? मैंने कहा कि मैं मार्कर खरीद के लाया हूँ। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। डेबिट यहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ कहाँ डेबिट हो रहा? डेबिटर्स आ जाएंगे, यही मैडम ने पढ़ाया है। मैडम ने ये नहीं पढ़ाया होगा, ऐसे गलत नहीं पढ़ा सकती हैं, ध्यान देना। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना है। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। मैंने कहा कि ये मार्कर मैं 5 रुपये का खरीद के लाया हूँ, और मैं ये बात नहीं बताया कि ये उधार है या मैंने पैसा दिया है। बात समझ में आ रही? इससे बात क्लियर नहीं है कि उधार माना जाए या कैश माना जाए, लेकिन अकाउंटिंग ने कहा रुको मैं बताता हूँ। अगर ये बताया नहीं जाता है कि उधार है या नगद है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना है। अगर ये बताया नहीं जाता है कि ये उधार है, मतलब क्रेडिट पर है या कैश है, तो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन हैं। बात सुनना, क्या? अगर जिस व्यक्ति से ख़रीदा है उसका नाम दिया गया है तो उधार मान लेना, और अगर नाम नहीं दिया गया है तो फिर क्या मानना है, कैश मान लेना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर उस पर ये बताया नहीं जा रहा है कि कैश है या उधार है, बात समझ में आई? ये नहीं बताया गया लाइन में। यहाँ पर जब मैं ऊपर ढूंढ रहा था तो यहाँ पेड कैश लिखा था, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था, पेड कैश। यही कॉन्सेप्ट सेल में भी चलेगा, हर जगह ये कॉन्सेप्ट चलने वाला। ध्यान से सुन लेना, परचेज में पढ़ा रहा हूँ, सेल में लिख दूंगा सीधे। और ये कॉन्सेप्ट जाके जब अपनी बुक में तुम एंट्री करना शुरू करोगे तो एकदम पाओगे, लेकिन ये पहले यहाँ क्लियर होना चाहिए। परचेज गुड्स वर्थ क्या हमने पढ़ाया था? अगर मैंने गुड्स ख़रीदा है, मैंने गुड्स ख़रीदा और उस पर क्लियर कट लाइन में पता नहीं चल रहा है कि वो कैश है या क्रेडिट है, तो मुझे बात देखनी, क्या देखनी, तब देखना है। ध्यान से सुनना, क्या कब देखना है? जब मेरे पास सूचना नहीं है। किस बात की सूचना नहीं है कि ये क्रेडिट पर है या कैश है, तब नाम देखना है। अगर नाम नहीं दिया गया, मतलब जिससे ख़रीदा उसका नाम देखना। लोग नाम में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लाइफ भर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं इन बिंदुओं को पहले ही निपटा देना चाहता हूँ। अगर नाम नहीं, मैंने ये नहीं कहा अगर नाम नहीं, इसके पहले मैं एक लाइन और बोल चुका हूँ। अगर ये बताया नहीं गया है कि कैश है या क्रेडिट पर है, तब अगर नाम दिया है तो उधार है। नाम कब देखना है? जब स्टेटमेंट में क्लियर ना हो कि क्रेडिट है कि कैश है, उधार है या नगद है। ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर तुम्हें क्या देखना है? नाम है तो उधार है, अगर नाम नहीं दिया गया है तो फिर उसको क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 10,000 कैश में से माइनस कर देंगे। बात क्लियर है या डाउट है? मुझे नहीं लगता कब डाउट होगा, ठीक है। मैं जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लूँगा इसके आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर देखो, कैश घटता जा रहा है और क्या हमारा स्टॉक बढ़ता जा रहा है, और हमारी कैपिटल क्या है, एकदम स्थिर है, कांस्टेंट है। इसी जगह पर कैपिटल क्या है, हमारी कांस्टेंट है, वो नहीं घट बढ़ रही है, ठीक है। अब मैंने लिखा चौथे नंबर पर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ कितने का लिख दूं, 50,000 फ्रॉम मोहन। क्या समझ में आता है? मैंने ये पढ़ा कि क्या ये कैश है या उधार है, तो कुछ मिल नहीं रहा है। तब मैंने कब पहले पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कैश है या क्रेडिट पर है, ये दिख नहीं रहा। तब मैंने कहा अच्छा नाम है, हाँ नाम है, इसका क्या मतलब हुआ, उधार ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नंबर 4, स्टॉक हमारा बढ़ गया। कितने से स्टॉक बढ़ा है, 50,000 से। ध्यान देना,
अब मुझे क्या करना है, ये 50,000 मैं मोहन से ख़रीद के लाया हूँ। अब माइनस प्लस मत बताओ हमको, कुछ अलस प्लस नहीं, क्या है ये, माइनस प्लस बाद में बताना। लायबिलिटी है, उधार देना है। नहीं, उधार दो तो एक मैंने उधार दिया, एक मैंने उधार लिया, तो अब ऐसे नहीं समझना, उन टर्म्स में ले जाओ। पहले थोड़ा तकलीफ़ देता है शुरुआत में, जल्दबाजी नहीं। मुझे उनको पैसे देने हैं, मतलब बिजनेस हैव टू पे इन फ्यूचर, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर नहीं, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। रट के मत बैठा करो क्लास में, एक बार डेटर फिर उसके बाद क्रेडिटर, जो मन में आए बोलते जाओ। मैंने लायबिलिटी की डिफिनीशन पढ़ाई है, विच हैव टू पे इन फ्यूचर। अभी लोन की भी यही डिफिनीशन आएगी, तो ग्रुप की डिफिनीशन सुनो। अभी पहले तुम डेटर और फिर अभी क्रेडिटर, ऐसे नहीं होता है। तो लायबिलिटी में आपका एक क्रेडिटर आया। क्रेडिटर नॉर्मली उसको लिखते हैं जिससे मैं उधार गुड्स खरीदता हूँ, ठीक है। एक स्टेप आगे चलने की ज़रूरत नहीं, मैं कई स्टेप आगे बता सकता हूँ, लेकिन फिर कन्फ्यूज़न होगा। जो तेज़ चलता है वो सब भूल जाता है, जितना चलो उतना समझ लो पहले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर भूल गया ना, नहीं समझ में आया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। प्लस 50,000, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, एक असेट बढ़ी है और दूसरी लायबिलिटी बढ़ी है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका टोटल जब मैं कर रहा हूँ तो 60,000 प्लस 80,000 इज़ इक्वल टू 90,000 एंड 50,000। इसका टोटल भी चेक करते रहना। 8 6 14 1,40,000, 9 5 14 1,40,000, ठीक है। हर टोटल पर ये मैच करा लेना, नहीं तो आपका अकाउंटिंग, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो कहीं गलत किए हो, ये ध्यान रखना। अगर मैच नहीं हो रहा है ये नहीं कुछ, ये गलत है, आपने गलती कर रखी है, ये ध्यान रखना है। अब मैं 5वें नंबर पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 30,000 फ्रॉम सोहन फॉर कैश। बताना है, बताओ, लिखो बाद में, ये बताओ। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 30,000 फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो गुड्स खरीदा है, ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि स्टॉक बढ़ जाएगा। एक मैंने बता दिया, दूसरा बताना मुझे, ये क्या, हाँ हाँ, कैश घटेगा। तो सोहन का नाम है तो मुझे क्रेडिटर बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, पहले ही कैश लिख दिया गया है, ये एंट्री में भी ध्यान रखना है। एंट्री में मैडम रटाती हैं कि नाम के साथ में कैश आ रहा, मैं वो उल्टा है, ध्यान रखना। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर वेदर इट्स ट्रांजैक्शन इज़ अ कैश और ऑन क्रेडिट। ये कैसे डिसाइड होगा, ये लिखा होगा। अब अगर नहीं लिखा होता है देन यू अप्लाई द एजम्पशन ऑफ द अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग की एजम्पशन तब शुरू होती है जब आपके ये क्लैरिफिकेशन नहीं होता, जब ये स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, तब हम अकाउंटिंग की एजम्पशन लगाते हैं। और एजम्पशन क्या कहती है, अगर नाम दिया है, लगा कब रहे हैं, जब उस लाइन में लिखा नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो जवाब फिलहाल सही रहा, सेटिस्फैक्ट्री रहा, मतलब मैं पढ़ा लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अब 30,000 हमारे पास कैश बच रहा और स्टॉक 1,10,000 हो गया है। और ये हमारा क्या है, 90,000 हमारी कैपिटल है और 50,000 क्या है, हमारा लायबिलिटी है। 1,40 1,40, ठीक, मैच। अब मैं छठवां लिख रहा हूँ, 6। क्या लिखूँगा, 6 नंबर। 6 नंबर पे क्या लिखना है, कुछ लिखता हूँ। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 40,000
ऑन क्रेडिट। अब बताओ क्या करना है इसका। तो गुड्स परचेज किया गया, एक तो मैं बताता हूँ स्टॉक में कितना जुड़ गया है 40,000। दूसरा बताना है, पक्का नाम तो नहीं दिया है तो क्रेडिट लिखा है, मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। कितना आसान है। और ये अगर आपने ढंग से सीख लिया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जाइएगा किसी बीकॉम के बच्चे से पूछ लेना, अगर वो इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं हो जाए, अगर 100 मिलेंगे तो 95 तो पक्का है कि कंफ्यूज रहेंगे। मतलब कन्फ्यूज़न जो है वो 95% लोगों में पक्का मिलेगा, ये दावा है हमारा। और पूछ के चेक करके देख लेना, 30,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 90,000 प्लस 90,000। ठीक है, 6 टॉपिक लिखे हमने। और क्या लिखूं? एक सेल भी लिख दूं, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज़ गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 40,000। अब मैंने लिखा, मैंने 40,000 का में गुड्स बेचा। ध्यान से सुनना है, मैंने 40,000 में गुड्स बेचा। यहाँ मैं कहाँ लिखूँ? कहाँ से? गुड्स में से कितना घटा देना है, कितना सब्सट्रैक्ट करना है? 40,000। पक्का 100%। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बिज़नेस करने आता है वो जितने का सामान होता है उतने में बेच देता है, यही ना? तो बिज़नेस करेगा क्यों? मतलब तुम यही तो कह रहे हो ना कि जितने का ख़रीदा था उतने में बेच दिया, तभी तो 40,000 सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मुझे एक बात का पता करना होता है, इसकी कास्ट प्राइस क्या है। चैप्टर पढ़ते हुए ध्यान नहीं दिया है आपने। जिस गुड्स को मैं बेच रहा हूँ, जिसको बेच रहा हूँ, उसकी कास्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में कास्ट प्राइस गिवन होती है, ये 30,000 है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि 30,000 का गुड्स मैंने 40,000 में बेचा है। गुड्स सोल्ड रुपीज़ 40,000, कास्ट प्राइस 30,000। मतलब इसमें से मैंने जो रखा था 1,50,000 को, उसमें से 30,000 का सामान निकाला। आइए भाई, 30,000 मैंने यहाँ से माइनस कर लिया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं? सेल किया। सेल ये कैश में जा रही है कि उधार में जा रही है? हाँ बोलो। यहाँ पर पता नहीं है तो नाम दिया है क्या? मैंने कहा था परचेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब है कैश में जा रही। तो हमारे पास कैश जुड़ गया, कितने का? 40,000 कैश आ गया। ये 7वां पॉइंट था हमारा। अब 10,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। देखो नहीं तो अकाउंट, ये कहाँ जुड़ता है? ये कैपिटल में जाता है। ठीक है, बात क्लियर है या डाउट है? तो ये 70,000 कैश हो गया, ये प्लस ये कितना हुआ? 1,20,000। और हमारी कैपिटल कितनी हुई? 1,00,000 और ये 90,000। कोई डाउट? ठीक है, अब मैं एक 8वां पॉइंट लिखता हूँ। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 50,000, कास्ट प्राइस 35,000। ठीक है, ऑन क्रेडिट। अब क्या करेंगे? ध्यान देना, कास्ट हमारी कितनी डिक्रीज़ हो रही है? 35। मतलब स्टॉक हमारा कितने से कम होगा? 35,000 से। मुझे मिल कितना रहा? 50,000। लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, ध्यान देना, ये मैंने उधार बेचा है।
तो उधार जब बेचते हैं, जिस व्यक्ति को उधार दिए होते हैं उसका नाम क्या होता है? डेटर। 50,000 से हमारा डेटर हो गया। अब कोई व्यक्ति हो गया ना, उससे मुझे क्या करना है? 50,000 रुपये लेना है, और प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 15,000। 70,000 प्लस ये कितना बचा? 85 प्लस 50 इज इक्वल टू 1,15,000 प्लस 90,000। क्लियर है ना? यहाँ पर जिस व्यक्ति को मैंने उधार बेचा हमारा डेटर होता है, उससे मुझे पैसे फ्यूचर में लेने होते हैं, तो हमारी असेट होती है, क्योंकि वो कैश में भी रियलाइज़ होगा, कैश में कन्वर्जन होगा उसका। ठीक है, उस पर मेरा राइट है, और जिस पर राइट हो हमारी असेट है। क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है? इन 8 टॉपिक्स में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब एक और लिख देता हूँ, पेड सैलरी टू मोहन टू ए ₹10,000। ए को मैंने 10,000 रुपये सैलरी दिया। अब क्या करेंगे? और कैश से 10,000 जाएगा पक्का? यहाँ तो नाम दिया है तो उधार के रूप में जाएगा कि नहीं? दे रहे हैं। ये पेड वर्ड जो है, देखो, पेड वर्ड का मतलब ही होता है कि मैंने पेमेंट कर दिया, और हमारा एक्सपेंसेस है तो ये कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, जिससे प्रॉफिट बढ़े वो कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है, और जिससे प्रॉफिट कम होता है वो कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। अब ये कितना हो गया? 60,000 प्लस 85,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस 90,000। ठीक है, अब बाकी हम लोग कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।